हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव को एग्जाम में किस तरह से किया जाए और इसका रेफरेंस लिया गया है आपका प्रीवियस ईयर 2022। उससे आपको 2022 का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा और तरीका भी मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है ना। कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हम इसमें देंगे कि क्यों हुआ, इसके पीछे के बैकग्राउंड क्या है, रीजन क्या है, वो सारी बातें आज के क्लास में करेंगे। तो यह आपका 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के क्लास में हम करवाने वाले हैं। सभी लोग कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है ना। ये कुछ आपके टॉपर्स थे पिछले क्लास के, जो कि यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं और ये हमारे पास सवाल रहा। अब एक एक सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और किस तरह से यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्शन करना है वो भी समझ में यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर से सीखने को मिलेंगी। ये हमारे पास जो दिया है सबसे पहला क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा कि सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर वन में कहता है इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम सोर्स इनकोडर इज यूज्ड इन। देखिए, सोर्स इनकोडर जो है कहता है कि किस में यूज किया जाता है। सोर्स इनकोडर पहला दिया है ट्रांसमीटर, दूसरा दिया है रिसीवर, तीसरा दिया है ट्रांसमिशन मीडिया और चौथा दिया है नन ऑफ दिस। यानी कि यहां पर हमारे पास जो भी सेक्शन दिया है कहता है सोर्स इनकोडर किस में यूज होता है। मतलब कि कोई भी डेटा जो हमारे पास बाइनरी डेटा जो है उसको भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, किस तरह से भेजेंगे हम। ठीक है, तो उसको इनकोड जो करेंगे तो इनकोड करने की प्रक्रिया किस में होगी, इनकोडिंग प्रक्रिया किस में होगी। तो जिसमें इनकोडिंग प्रक्रिया होगी उसी में तो इनकोडर होगा। कहने का मतलब कि अब सिग्नल को भेजना है तभी तो उसको इनकोड कर रहे हैं, तभी तो उसको मॉड्यूलेट कर रहे हैं। और इस तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम नाम देते हैं डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होगा, सोर्स इनकोडर, मतलब कि सोर्स को इनकोड करना है तो ट्रांसमीटर में ही हम मॉड्यूलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करके भेजेंगे। इसी तरह से हम बताए थे कि कोई भी मैसेज सिग्नल जो हम बोलते हैं वो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास स्पीच सिग्नल जो कि एनालॉग फॉर्म में होगा। सबसे पहले उसको हम लोग भेजेंगे ट्रांसमीटर में, जो हम ट्रांसमिशन की प्रक्रिया जो हम करते हैं सिग्नल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये स्पीच सिग्नल जो है इसको सैंपल फॉर्म में तोड़ देंगे। तो सैंपलर का यूज करेंगे। सैंपलर से पास जैसे ही हुआ तो इसको अगेन हम लोग क्वांटाइजर से पास करेंगे। ठीक है ना, क्वांटाइजर। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। क्वांटाइजर के बाद अब इसको हम हमेशा से ब्लॉक डायग्राम में अब देखे होंगे तो इनकोडर लगा के रखते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं सोर्स इनकोडर। क्या नाम देता है, सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर। तो यानी कि यहां पर ट्रांसमीटर होगा, इसका रिसीवर में हम नहीं कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि जिससे हम चैनल, जिससे हम भेज रहे हैं, ठीक है, जिससे सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। और नन ऑफ द, मतलब ये अगर ट्रांसमीटर दिया है तो नन ऑफ द का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये हमारे पास पहला सवाल था जो कि इस तरह से इसको हम टेकल किए। दूसरा सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है। कहता है इसको फिल करना है। कहता है इज यूज्ड, इसमें से कौन सा ऐसा ये हमारे पास कंपोनेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं रिसीवर टू रिसीव ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम द सैंपल्स। अब जो हम सैंपल यहां से भेजे हैं ट्रांसमिट कर दिए, ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेज दिए। क्या कर दिए, ट्रांसमीटर से रिसीवर पे भेज दिए। ये हमारे पास ट्रांसमीटर था और ये हमारे पास, रुको एक सेकेंड, ये हमारे पास ट्रांसमीटर है जिसको XT से डिनोट करेंगे और यहां पे हमारे पास रिसीवर है जिसको XR से डिनोट करेंगे। यहां से हमने ट्रांसमिट कर दिया। क्या कर दिया, ट्रांसमिट। और यहां से इसको हम लोग क्या कर लिए, रिसीव कर लिए। यहां से सिग्नल पहुंच गया यहां तक। कहता है कि सैंपल, यहां से जो डिजिटल मॉड्यूलेशन से मॉड्यूलेट करके भेजे हैं वो सैंपल के फॉर्म में, एक एक सैंपल के फॉर्म में, ठीक है, एक एक सैंपल के फॉर्म में भेज रहे हैं। और ये सिग्नल यहां से इसके पास रिसीव हो रहा है, इसके बाद सैंपल के फॉर्म में रिसीव हो रहा है। तो कहता है ये जो सैंपल जो हमारे पास रिसीवर इन पे मिला है उसको वहां से कह रहा है
कि रिकवर करने के लिए, ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो यहां पर से जो हमारा जो सिग्नल होता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है, ये मैसेज सिग्नल जो होता है हमारे पास वो लो फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको बेस बैंड सिग्नल भी नाम देते हैं। तो बेस बैंड सिग्नल जो हमारे पास यहां पे है, ये बेस बैंड सिग्नल को ही तो भेज रहे हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल। तो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वहां से हमको छानना है, निकालना है, तो किस तरह के फिल्टर का यूज करेंगे? तो लो पास फिल्टर, जो लो फ्रीक्वेंसी को केवल पास कर दे और बाकी को छान करके बाहर कर दे। तो किसका यूज करेंगे? लो पास फिल्टर का। हाई फिल्टर, हाई पास फिल्टर क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ठीक है ना? हाई फ्रीक्वेंसी को, और ये एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है। किसको करता है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है, तो इसमें लो फ्रीक्वेंसी को यही पास करेगा। लो फ्रीक्वेंसी को, तो लो फ्रीक्वेंसी को पास कर दिया, मतलब वहां पर हमारे मैसेज सिग्नल मिल गया। तो इसका जवाब क्या होगा? तो लो पास फिल्टर। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम इसका आंसर लो पास फिल्टर करेंगे। ये सारी बातें जो लेक्चर्स देखे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? और जो नहीं देखे हैं उनका कहानी तो पहले के जैसा होगा। चलिए खैर, हम क्वेश्चन नंबर तीसरा पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें से कौन सा है जो एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक का एग्जाम्पल है? तो यहां पे देखिएगा पीएम, इसको क्या बोलेंगे? पल्स एनालॉग, ठीक है? पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, ठीक है ना? पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, इसका नाम देते हैं पल्स पल्स कोड, रुक जाओ, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक, ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब दिया है ए एंड बी, तो ये जो डिजिटल, ये पल्स, ये जो हमारे पास ले लो, चाहे एनालॉग ले लो, ये दोनों एक ही में है। कह रहा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, मतलब कि पल्स के फॉर्म में कोड करो, या पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, ये भी पल्स के एनालॉग के फॉर्म में। तो कौन सा होगा इसका जवाब? इसका दोनों हो जाएगा बाबू, इसका ए एंड बी बोथ हो जाएगा, ठीक है ना? पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सब एक ही का दिन है। तो इसका जवाब आपका समझ में आया, तो ये होगा। आगे की ओर मूव करते हैं। हाँ, आगे के देखिएगा सवाल। आगे का सवाल क्या है? कहता है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, कहता मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर इज, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। तो क्या होता है? हम बताए थे मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर प्लस माइनस डेल्टा बाई 2, यही होता है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन में देखें तो डेल्टा बाई 2 है, एगो ये वाला दिख गया, दूसरा ये वाला दिख गया। दोनों आंसर तकरीबन सेम दिख रहा है बाबू, ठीक है ना? दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों तो सेम ही है। अब आइए हम देख लेते हैं डेल्टा बाई 2, इसका मॉडुलस, इसका दो वैल्यू होता है, एक प्लस डेल्टा बाई 2 होता है और एक माइनस डेल्टा बाई 2 होता है, ठीक है? प्लस किसके केस में? डेल्टा जो होता है जब 0 से बड़ा हो, और डेल्टा का मान जब 0 से छोटा हो तब निगेटिव होगा, और डेल्टा का मान जब 0 से बड़ा होगा तो डेल्टा बाई 2 होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, जैसे कि मॉड एक्स लिख ले, तो मॉड एक्स का दो वैल्यू, एक प्लस एक्स, एक माइनस एक्स। ये प्लस एक्स कब होगा? जब 0 से बड़ा के लिए, और माइनस कब होगा? ये 0 से
छोटा के लिए, तो ये हमारे पास हमेशा से मॉडुलस का 2 मान आता है, देता है। हाँ, एक मीनिंग ये होता है कि हमेशा बाहर जो निकलता है इसके बाहर वो हमेशा पॉजिटिव मान देता है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारा ये जो है इसका जवाब क्या होगा, चाहे तो ए लगा दो चाहे तो डी लगा दो, क्योंकि ऑप्शन दोनों का दोनों जो है सेम है। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से इसका भी हमने सॉल्यूशन देखा। तो याद रहेगा, तो आपको बनाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा अगर आप पढ़े हैं तब। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर तुक्का लगाना चालू कीजिएगा, वो बात अलग है। खैर आइए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर पीसीएम। पीसीएम के केस में क्या करेक्ट है? तो कहता है इट प्रोवाइड्स हाई नॉइज इम्यूनिटी। दूसरा कहता है इट रिक्वायर्स लार्ज बैंडविड्थ। सही बात है कि ये जो है, जब हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन हम लोग कर लिए थे, उसके बाद डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक आया। इसका मतलब कि पहले कमी था, उसी को तो पूरा करने के लिए आया होगा। पहले में नॉइज ज्यादा था, अब इसमें क्या है तो नॉइज कम गया। नॉइज तो कमा जरूर, लेकिन बीट्स के फॉर्म में भेजना चालू किए 0101, तो वहां से हमारे पास इसके लिए तो इम्यून हो गया कि एरर कम आए, नॉइज कम आए, लेकिन बीट दर बीट बढ़ गया, तो यानी बैंडविड्थ क्या हो गया, उसका बढ़ गया। तो बैंडविड्थ जो है इसमें ज्यादा जरूरत पड़ता है एनालॉग मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में। दोनों होगा, इसका बोथ ए एंड बी होगा। बात समझ में आ गई? ये सारी बातें बता दी गई है आप लोग को क्लास में, अगर आप लोग पढ़े हैं तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6। कहता है बीट रेट ऑफ पीसीएम टीडीएम सिस्टम। देखिएगा ये बीट रेट दिया है कुछ, तो पीसीएम टीडीएम सिस्टम के केस में हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होता है, ये जो होता है सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, ये 8 होता है, ठीक है ना? हाँ, ये 8 के बराबर होता है। अभी समझो बात को। और वॉइस कितना भेजते हैं? वॉइस जो भेजते हैं इसमें 24 वॉइस को हम भेजते हैं, ठीक है ना? और फ्रेम कितना बनता है, तो फ्रेम भी समझ लो, उसमें 8 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से पहले बीट रेट के पहले वर्ड को डिसाइड करें। तो वर्ड को डिसाइड करने के लिए एक फ्रेम में एक वॉइस का सिग्नल, इसी तरह से 8, तो 24 अगर वॉइस है और एक में 8, एक फ्रेम वर्ड में 8, तो टोटल कितना हो जाएगा? यहां पर हम टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8 चौक 32 के 2, बाकी रहा 3, 8 दूना 16, 17 18 19, 192। कहता है कि ये तो एक फ्रेम बना ना, एक फ्रेम, इसी तरह से दूसरा फ्रेम भी बनेगा, इसी तरह से तीसरा फ्रेम भी बनेगा, ऐसे से करके 24 सिग्नल है, तो 24 में एक एक वॉइस का एक एक सैंपल, 24 का एक एक में इस तरह से हमारा टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा, इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, मतलब सही सलामत वहां डिटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बीट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम लोग कहते हैं बीट स्टाफिंग। हम बता चुके हैं इसके बारे में, बीट स्टाफिंग। तो यहां पर एक्स्ट्रा बीट एक लगेगा, तो ये एक्स्ट्रा बीट को हम तो काउंटिंग किए नहीं, ये तो 24 गुना 8 शिफ्ट कर दिए, तो यानी टोटल जो हमारे पास जो यहां पर आएगा, इसमें एक जोड़ देना, ये सिंक्रोनाइज्ड बीट होता है। ये आ गया टोटल कितना, 192। अब ये हमारे पास जो टोटल डेटा आया, अब सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से सिर्फ क्या करना है, यहां पर से अगर हम कहें कि इसमें से अगर डायरेक्ट हम ऐसा करने का प्रयास करें, देखना ध्यान से, ये तो वर्ड रेट टोटल आ गया, वर्ड रेट आ गया ना। अब वर्ड रेट में हम यही करने का प्रयास कर रहे हैं कि टोटल, अब हम बीट रेट का बात कर रहे हैं, आरबी का बात कर रहे हैं, आरबी का बात करें। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे डिनोट करने का प्रयास करें। बीट रेट जब बताए थे हम स्टार्टिंग में, तो ध्यान देना वहां पर इससे तो गुना करना ही है, साथ में सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से भी गुना आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि इस तरह से है। एक सेकेंड, हाँ, 8 हाँ किलो हर्ट्ज में होगा, ठीक है? इसमें से हम ये कहें कि 193 गुना 8
किलोहर्ट्ज। जब आप इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट्स में इसको डिनोट करने का प्रयास करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह का डेटा आएगा। कहाँ गया ये वाला डेटा, ये वाला, ये आप देखना करके आपके पास आ जाएगा। ये जो है 8 किलोहर्ट्ज बटा समथिंग, ठीक है। या आप डिवाइड करके देखना, तो ये डिवीजन में आगे बढ़ते जाएगा और किलो में ये चला जाएगा। ये डेटा आप हमेशा से याद रखिएगा, ये डेटा आपको पूछता है। ये डायरेक्टली स्टैंडर्ड ये आपका दिया है, इसमें 24 सिग्नल। आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछ सकता है कि पीसीएम टीडीएम में का स्टैंडर्ड पीसीएम टीडीएम सिस्टम में कितना वॉइस को भेज सकते हैं, तो 24 याद रखिएगा। 24 वॉइस को हम भेज सकते हैं, 24 सिग्नल को हम भेज सकते हैं। इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब ये हुआ, यानी कि एग्जैक्ट जो है, रुक जाओ, एग्जैक्ट जो है आप इसको ऐसा लिख सकते हैं राउंड ऑफ में 16 × 10 की पावर 3 हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, बीट पर सेकंड भी लिख सकते हैं। हम बीट रेट में हम बता चुके हैं कि क्या होता है, किस तरह से होता है। तो ये हमारे पास डेटा राउंड ऑफ में आएगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक ट्रांसमिट्स ओनली 1 बीट। केवल वैसा हम एक मॉड्यूलेशन टेक्निक बताइए जिसमें सिंगल केवल एक बीट को हम भेज सकते हैं, उसके अलावे हम बीट्स को नहीं भेजते हैं। तो डेल्टा मॉड्यूलेशन याद करो, हम बताए थे डेल्टा मॉड्यूलेशन में एक बार में सिर्फ एक बीट को भेजते हैं, किसी एक सैंपल के लिए एक बीट का यूज करते हैं, ठीक है ना। प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, बात समझ में आई? आपको याद भी आ गया होगा। तो ये हम इसमें डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करेंगे, ये सब नहीं के बराबर। समझ में बात आई? आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्लोप ओवरलोड एरर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक। किसमें जो है ये आपका स्लोप ओवरलोड जो होता है प्रेजेंट रहता है, किसमें हमारा प्रेजेंट रहता है। तो देखिएगा यहां पर से डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है आपका दिया है, इसमें स्लोप जो है स्लोप ओवरलोड हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम जो पढ़ाए थे ग्रैनुलर नॉइज और स्लोप ओवरलोड, जब हम उसको ट्रैकिंग करने का प्रयास कर रहे थे तो ट्रैक नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या होगा? डीएम। आगे की ओर मूव कर रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट है, कहता है ग्रैनुलर नॉइज इज नॉट प्रेजेंट इन अडैप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्योंकि अडैप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एक ऐसा मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें जब डेल्टा मॉड्यूलेशन में जब नॉइज आ रहा था तो उसको एडॉप्ट कर लिया। कौन कर लिया? एडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, जिसमें उसका जो दो नॉइज आ रहा था उस नॉइज को कैंसिल कर दिया, उस नॉइज को खत्म कर दिया। तो नॉइज को जब हटा दिया मतलब उसको अपना लिया, उसके कमी को भी वो अपना लिया और कमी को रिमूव कर दिया। तो ये अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, इसमें दोनों, ना तो ग्रैनुलर नॉइज होगा और ना तो आपका स्लोप ओवरलोड होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। ये सब कहानी जो है आपकी बताई हुई है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कहता है नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन इज यूज्ड। अब जो है कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का यूज हम कहां पे करते हैं और किस तरह से करते हैं। देखिएगा, एक यूनिफॉर्म क्वांटाइजर होता है जिसमें स्टेप साइज हमारा फिक्स होता है, एक आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म जिसमें फिक्स नहीं होता है। कोई भी सिग्नल हमने कंसीडरेशन में यहां पर लिया, मान लेते हैं कि एक सिग्नल हमारा कुछ इस तरह से हमारा ये बना, तो जब हम ट्रैकिंग करते हैं, इसको ट्रैकिंग जब करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का यूज किए तो ये स्टेप साइज देखो बढ़ते जा रहा है, जहां तक सिग्नल है वहां तक ट्रैक करेंगे, देख रहे हो ना, देखो अब ट्रैकिंग खत्म। देखो तो इसमें जो है हमारे पास मैसेज सिग्नल पूरी तरह से हमारे पास मिल रही है। लेकिन जब यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का यूज कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि ट्रैकिंग तो हम कर रहे थे लेकिन एक एक स्टेप साइज हमारा फिक्स था, लेकिन स्टेप साइज यहां क्या था, यहां अलग अलग था, जिसके कारण से नंबर ऑफ बीट्स यहां पे ज्यादा लग रहे थे और यहां पे कम लग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिड्यूस ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। यहां पे बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ, ठीक है ना, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगा। तो इसका जवाब ये होगा। दूसरा सिंप्लीफाई क्वांटाइजेशन प्रोसेस, ये तो क्वांटाइजेशन को तो इजीली जो है सिंप्लीफाई करता ही है, लेकिन ज्यादा कौन जरूरी है
ऑप्शन सब लगेगा एक दूसरे से कि सही है, लेकिन कौन ज्यादा जरूरी है, कौन ज्यादा सही है, अगर वो हमें चूज करना पड़े तो वो चूज करने की आवश्यकता होती है ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है ना। इसीलिए इसका जवाब तीनों का तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता आपको दिखेगा, लेकिन जो ज्यादा सही है उसको मार्क करके आप निकलेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। अब जो है आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है Which of the following is most efficient digital modulation? डिजिट नहीं, डिजिटल मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन तो लिखा हुआ है ये डिजिटल, ठीक है, इसको हटा लो। तो हमारे पास कौन सा ज्यादा है, एक है BFS के, एक BAS के, एक BPS के। तो आप लगा लीजिएगा BPS के ज्यादा जो है आपका मोस्ट इफिशियंट जो है ये डिजिटल DPS के, आपका BPS के। समझ में आई बात, इसको याद रखिएगा। ये सब एडवांटेज डिसएडवांटेज जब करवाते जाते थे तो वहां पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। आप एक बार लेक्चर अगर नहीं समझ में आ रहा, कहीं पर अगर दिक्कत लग रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में लग रहा है डायरेक्ट सर बता दिए, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे ही उसका क्वालिटी बढ़ते गया, तभी डेवलपमेंट में आगे आते गया। ये लास्ट का पैमाना आपका आता है, इसमें भी आगे बहुत सारा तो फेज का ही है, ठीक है ना। तो ये बाद में लाया गया, इसीलिए ये सब पहले आ गया था, इसलिए बाद में आया, इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल रहा, इसलिए ज्यादातर यूज इसका हम करते हैं। जैसे शुरुआती दौर में आया होगा क्या, तो आया था टेलीफोन, क्या अब मोबाइल है, तो क्या कहेंगे टेलीफोन क्या नहीं सही था, सही था, लेकिन उससे बेहतर क्या मोबाइल है, सबके पैकेट्स में। बात समझ में आ रही। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसको बेहतर बनाने की सिचुएशन बनती है और आगे हम लोग बेहतर करते जाते हैं। तो सबसे लास्ट का टेक्निक जो है ये है, इसलिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और ज्यादा एफिशिएंट भी होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, कहता है बैंडविड्थ ऑफ BFS के सिग्नल इज। अब इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये याद रखिएगा, 4 × FV, ठीक है ना। आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ये सब फॉर्मूला में कुछ बताने वाला होता नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक हैज हाई नॉइज, किस हाई नॉइज इम्यूनिटी, किसमें सबसे ज्यादा हाई नॉइज इम्यूनिटी, कहने का मतलब कि किसमें इम्यून है, कौन इम्यून है, किसमें सबसे कम नॉइज आता है। तो उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हमारे पास दो तरह का मॉड्यूलेशन टेक्निक दिख रहा है, एक BAS के, दूसरा BPS के और तीसरा बोथ। तो यहां पर बोथ नहीं होगा बाबू। इसमें कहता है क्या, द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक हैज हाईएस्ट नॉइज इम्यूनिटी। क्या दोनों एक ही? नहीं, दोनों तो एक है नहीं। इसका डेवलपमेंट बहुत पहले हुआ था, इसका बाद में हुआ। तो ये दोनों का गैपिंग बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें नॉइज इम्यूनिटी भी अलग अलग होगा। तो इसका नॉइज इम्यूनिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा और ये इसका सही जवाब होगा। इसमें जो क्या होगा, A और B नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से पकड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि इसका जवाब नहीं, कंफ्यूजन जैसा लगता है। तो आप लेक्चर्स पढ़े हैं, कब पहले पढ़ाया गया, उसके बाद क्या पढ़ाया गया, उसके बाद क्या पढ़ाया गया, क्योंकि मेरा आदत है कि हम डेवलपमेंट को पढ़ाएं। तो डेवलपमेंट को जब हम पढ़ाएं तो डेवलपमेंट में क्या हो, सबसे जो बाद में आया वो सबसे बेहतर, जो सबसे पहले आया उसके बाद ही तो आया बाकी। मतलब अगर वो सबसे पहले वाला बेहतर होता तो आगे डेवलप करने की आवश्यकता पड़ती थोड़ी, नहीं पड़ती। इसीलिए सबसे बाद वाला जो है वो सबसे बेहतर है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर B। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूलेशन टेक्निक प्रीवियस बीट इज यूज टू डिटेक्ट द नेक्स्ट बीट। यानी कि जब रिसीवर पे जब रिकवर करते हैं तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, जब जो कोहेरेंट टेक्निक है उसमें कैरियर का यूज करेंगे, जो पहले कैरियर यूज किए थे उसी का। लेकिन जब नॉन कोहेरेंट होगा उसमें क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें नॉन कोहेरेंट वाला डिटेक्टर में कौन सा आएगा, तो DPS के। ये हम बताए थे बाबू, DPS के, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फेज शिफ्ट कीइंग होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि इसमें हमेशा से कंपैरिजन करते थे, डिफरेंस को निकालने का प्रयास करते थे और कंपैरिजन करने के बाद वहां पर हम रिकवरी सिग्नल का करते थे। तो ये हमारे पास DPS के इसका जवाब होगा, ठीक है ना। अब जो है आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। देख रहे हो कैसा, देखिए और लगाइए। बस इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा। देखिएगा
हमारे पास है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू रिड्यूस ISI, ठीक है, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। कहता है कौन जो है ISI को क्या करता है, तो रिड्यूस करता है। एम्पलीफायर क्या करता है, गेन को बढ़ा देता है, एम्पलीट्यूड लेवल को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड लेवल बढ़ेगा तो नॉइज बढ़ जाएगा, मतलब ISI इसमें आएगा। नेक्स्ट इक्वलाइजर। इक्वलाइजर क्या करता है, इक्वलाइज करने का काम करता है। तो इक्वलाइजर में क्या होता है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी नहीं, जरूरत से कम भी नहीं। तो इक्वलाइज जब करता है तो इक्वलाइजर का ही यूज हम लोग करते हैं इसमें, किसमें, ISI को रिड्यूस करने में। आगे जो है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में भी मल्टीप्लीकेशन होगा और मल्टीप्लेक्स आपका, हाँ, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, तो सीरियल डेटा को क्या करता है, पैरेलली में उसको क्या करता है, तो हमारा आउटपुट दे देता है। तो ये भी जो है, ये तो अलग इसका काम है, इसका कोई रिलेशन इससे है नहीं। तो इक्वलाइजर और एक नन ऑफ द अबव, इक्वलाइजर इसका सही जवाब होगा। इक्वलाइजर ही यूज करते हैं हम लोग ISI, इंटर सिंबल इंटरफेस को रिड्यूस करने के लिए। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग देखें 15 नंबर सवाल तक हम लोग देख लिए हैं। अब बाकी का 5 सवाल और बचा है। ये 5 सवाल बहुत बेहतरीन और बहुत लाजवाब आपको आगे देखने को मिलेगा। ये आपका यूनिट नंबर 4 से है, यूनिट नंबर 4 से। देखिएगा, ये हमारे पास दिया है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सिंबल x1 इज px1, और इसका प्रोबेबिलिटी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, यानी कि हमारे पास डेटा दिया है। रुक जाओ, देखो ये हमारे पास गिवन क्या दे दिया है, px1, ठीक है। px1 का मान दे दिया है 1/4। कहता है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो ix1 निकालना है, ix1 ये आपको कह रहा है कि निकालना है। हालांकि इसका आंसर भी है, पहले देख लेते हैं, उसके बाद आंसर को डिनोट करेंगे। तो इसका ix1 अगर निकालना है तो ix का फॉर्मूला होता है, ix का फॉर्मूला जो होता है, कहता है log 2 के पावर px1, log 2 के पावर px1। अब यहां पर अगर मान रख देंगे तो ix1 निकल जाएगा। अब x1 अगर यहां पर कर दे तो x1 यहां भी हो जाएगा, x लिखेंगे तो वहां x होगा। बात समझ में आई। ये फॉर्मूला से आपका सवाल पूछता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको चूक नहीं सकते। इस तरह का सवाल आपको पूछेगा, ये नहीं पूछेगा लेकिन इस टाइप का सवाल आपसे पूछता है, ठीक है ना। अब यहां पर रख दो log 2 के पावर px1 कितना दिया है 1/4। तो यहां पर अच्छा ये 1 होता है, ध्यान रहे, ये देखो एक मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1/1/4, 1 में होता है अंदर में, log 2 के पावर, अब ये क्या हो गया 4 हो गया, log 2। अब यहां पर क्या लिखेंगे, 2 का होल स्क्वायर, ये लिखाएगा तो क्या लिखेंगे log, अब ये 2 देखो बाहर आ जाएगा, 2 यहां लिख दिए, log 2 के पावर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका मान कितना आ गया 2, यानी कि 2 के बराबर आएगा बाबू। देखिए इसका हम ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन हम ऑप्शन को यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहला दिया है, ए दिया है 2 बीट्स, 2 बीट, बी दिया है 1 बीट, सी दिया है 4 बीट, और डी दिया है 3 बीट। तो इसका देखो क्या आंसर आया 2 बीट, 2 बीट लगा दो। समझ में बात आई किस तरह से निकला, सॉल्यूशन भी आप इसको देख करके चलोगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एनाट्रोपी। एनाट्रोपी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ, वो मैं ऑप्शन लिख लेता हूं और उसी में हम डिनोट करके बता देंगे। देखना ध्यान से, बात को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, दिया है माइनस समेशन I फ्रॉम 1 to m px1 probability occurrence into log
2 के पावर 2 के पावर क्या दिया है, 2 के पावर px1। ऑप्शन नंबर ये दिया है। दूसरा जो दिया है ध्यान से देखिएगा, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम केवल कवर कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास यहाँ से हम कॉपी कर लिए और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट हमने कर लिया। देखो ध्यान से, ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन बना। तीसरा हम अगेन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखना ध्यान से, पेस्ट। तो ये हमारे पास ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे हम करते हैं, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हम यहाँ पे बना दिए तुरंत। अब देखिएगा इसमें एक में कह रहा है पॉजिटिव, हाँ देखिएगा ध्यान से, एक में कह रहा है पॉजिटिव, एक में कह रहा है पॉजिटिव नहीं। तीसरा में कह रहा है निगेटिव तो होगा लेकिन ये हमारे पास डेटा नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। इसको कह रहा है कि ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये सबमिशन होगा बाबू, ठीक है ना। और इसमें भी नहीं होगा, ठीक है, हाँ। और इसमें जो है एक में निगेटिव दिया है लेकिन दूसरा में नहीं दिया है। तो इसका फॉर्मूला जो इनट्रोपी का होता है, ध्यान दीजिएगा, इनट्रोपी का फॉर्मूला जो होता है वो आपका ये पॉजिटिव वाला होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वाला, px1 इंटू log 2 के पावर px1, ठीक है ना। हाँ तो ये हमारे पास होता है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, याद करके रखिएगा। ये रिप्रेजेंट करता है किसका, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एनट्रोपी का, ठीक है ना। हाँ आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर हम मूव कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हमारे पास नेक्स्ट सवाल है 18 देखिए मिसिंग है। 18 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 कोड, रुक जाओ, अब इसको व्हाइट से ही लिख दे, ज्यादा सही रहेगा। देखिए हमारे पास कहता है 2 कोड्स, 2 कोड वेक्टर्स, 2 कोड वेक्टर्स, 2 कोड वेक्टर्स आर क्या दिया है, 1 1 0 1 0 1 0 0 एंड कहता है 0 1 0 1 2 3 4, 4 को 1 दिया है फिर 0 दिया है रिस्पेक्टिवली। कहता है हैविंग कोड हैमिंग डिस्टेंस कह रहा है, रुक जाओ, हैमिंग डिस्टेंस between these distance between these two code vectors is, ऑप्शन नंबर ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है 2, दूसरा दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिया है 3, ऑप्शन नंबर सी दिया है 4, ऑप्शन नंबर डी दिया है 5, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन कुछ दिया है, कहता है कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है। तो इसका हैमिंग कोड का एक और नाम देते हैं, एक और नाम दिया जाता है हैमिंग कोड का, ठीक है ना। हैमिंग कोड को दिया जाता है यूनिट डिस्टेंस कोड, यूनिट डिस्टेंस कोड, ठीक है। यूनिट डिस्टेंस कोड मतलब कि कितना, कौन कौन यूनिट, कौन कौन डिस्टेंस हमारा चेंज किया है, कौन कौन यूनिट हमारा डिजिट चेंज किया, बस यही देखना है। तो लिख देते हैं, इसको जो है ज्यों का त्यों हम ले लेते हैं, रुक जाओ।
ऐसा करते हैं, हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं। देखो यहाँ से केवल इसको हम कॉपी करेंगे, देखना ध्यान से। ये हमारे पास नहीं हो रहा है, रुको, ये देखो ध्यान से, इसको हम यहाँ पर से कॉपी हमने किया, ये कॉपी हो गया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। हमारे पास कोड मिला, देखो ध्यान से, ये हमारे पास कोड मिला। अब हम आगे लेते हैं दूसरा हमारे पास ये वाला हमारे पास सेक्शन है, दूसरा डिजिट यही हमारे पास नंबर दिया है और इसको हमने यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। इसको भी हम बड़ा कर ले, हाँ थोड़ा सा और बड़ा कर ले, ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा स्मॉल, ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा नंबर जो है एक दूसरे से मिलता जुलता दिखे। ये हमारे पास नंबर मिल गया। देखना ध्यान से कौन कौन हमारा चेंज हमारा है, देखना ध्यान से। यही हम देख करके हम अंदाज लगा लेंगे कि इसका क्या होगा। देखो ये दोनों मैच कर गया और ये दोनों देखो मैच नहीं किया, ये वाला देखो मैच नहीं किया, ठीक है। और कहाँ देख रहे हो, ये दोनों मैच कर, ये दोनों देखो मैच नहीं किया, ये दोनों देखो मैच नहीं किया। बाकी देखोगे तो ये देखो मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, ठीक है, ये भी मैच कर गया और ये भी मैच कर गया ना। के मैच नहीं, 1 2 और 3, यानी कि 3 हमारा मैच नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा का डिस्टेंस कितना है, तो कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। बात समझ में? इस तरह से लिख करके ऑब्जेक्टिव में हम देख लेंगे और वहां से हम उसको टिक आउट करके निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल को करते हैं। यह हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरह से है, कहता है for having distance of 5 numbers of error that can be corrected is, कहता है कि having distance of 5 numbers, 5 नंबर का हमने कहा कि एरर क्या होगा उसमें, जिसको हम सही कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना एरर हम ले सकते हैं, ठीक है ना। सवाल यही है, हाँ सवाल यही है। तो कहता है कि टोटल करेक्ट कितना हम कर सकते हैं, कितना नंबर हम ले, तो 5 नंबर को कह रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम फॉर्मूला को लिख रहे हैं, कहता है नंबर ऑफ करेक्टेबल एरर बराबर, कहता है D-1/2। याद रखिएगा इसको, जहां D क्या है, तो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ 5 नंबर्स, ये नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है ना। D क्या है, यहां पर D बराबर कितना दिया है, 5 दिया है, रख दो। रखोगे तो क्या होगा, हमारे पास टोटल यहां पर जो रिजल्ट आएगा 5 - 1/2। अब देखो 5 - 1 करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ रही है? तो ये 2 हमारे पास यहां पर से आ गया, इसका आंसर बी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे। इस तरह का आगे भी 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जिस भी तरह से हमारे पास दिया रहेगा तो D-1/2 कर देंगे, ठीक है ना। D-1/2 इस तरह से हम इस नंबर को हम निकालते हैं कि कितना मैक्सिमम होगा जिसके लिए हम ये काम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइन कोडिंग, कहता है कि RZ रिटर्न टू 0, क्या पढ़े, बिल्कुल पढ़े। PCM में सारा कुछ होता है, PCM में ही रिटर्न टू 0, नॉन रिटर्न टू 0, बाइपोलर हो गया, क्वार्टेनरी हो गया, जितने भी टाइप्स के कोड्स हम पढ़ाए थे सब डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यानी कि PCM में ही पढ़ाए थे। तो RZ तो ऑलरेडी इसी में इंक्लूडेड है, यानी कि दोनों ऑप्शन सही होगा। दोनों ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बात समझ में आई? तो इस तरह से हम इस तरह के सवाल को लगाते हैं। तो ये हमारा टोटल का टोटल ऑल टू ऑल सवाल यहां पर से बन गया है। ऑब्जेक्टिव ये हमारे पास MCQ था, जो कि हम यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पे देखें। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इससे हवड़ाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास था ये आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि इस क्लास में पूरा का पूरा हम फिनिश किए। अब हम लोग मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग इंतजार करें और पढ़ते रहें, बने रहें द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।